नमस्कार साथियों। ओम लाइब्रेरी के इस करंट अफेयर्स के सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। आज के करंट अफेयर्स में सबसे पहले आपको बता दें कि आज है 14 सितंबर और आज है हिंदी दिवस। चलिए बढ़ते हैं सबसे पहले कल के प्रश्न की ओर। कल हमारे द्वारा प्रश्न पूछा गया था कि हाल ही में विश्व प्राथमिक उपचार दिवस कब मनाया गया। तो इसका सही उत्तर होगा इसे मनाया गया 12 सितंबर को। आप सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। 14 सितंबर में आज हम देखने वाले हैं कि यूके ने किस देश के साथ अपना पहला मेजर पोस्ट ब्रेक्जिट समझौता किया। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट समझौता है यूके की दृष्टि से। किस राज्य में स्वच्छता कर्मचारियों के लिए गरिमा योजना शुरू की गई है। किस राज्य के केंद्र शासित प्रदेशों ने भारत का सबसे बड़ा पिगरी मिशन लॉन्च किया है। तो ये सभी पॉइंट्स आपको हमारे आज के करंट अफेयर्स के सेशन में देखने को मिलेंगे। चलिए सबसे पहले कल का क्विक रिविजन्स कर लेते हैं। किस राज्य ने अपनी पहली विरासत पर्यटन नीति की घोषणा की। तो इसे किया है गुजरात ने। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत को टॉप 15 में कौन सा स्थान मिला है। तो यह मिला है 48वां स्थान। आयुध निर्माण बोर्ड के निगमीकरण के लिए नवगठित ईजीओएम के अध्यक्ष कौन होंगे। तो ये होंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। हाल ही में लॉन्च किए गए क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज असेसमेंट फ्रेमवर्क 2.0 में कितने संकेतक हैं। तो इसमें कुल 28 संकेतक हैं। राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2019 में निम्नलिखित में से किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। तो इसमें प्रदर्शन किया है गुजरात ने। स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग परिणाम 2019 में वाई श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शक किसे घोषित किया गया। तो यह प्रदर्शित किया गया है अंडमान और निकोबार को। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि एक्स श्रेणी में गुजरात रहा है और वाई श्रेणी में अंडमान रहा है। आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज यहाँ नहीं होना है। एरो इंडिया वेबसाइट लॉन्च की गई और यह कहाँ होने वाला है। तो यह बेंगलोर में होने वाला है। हाल ही में किस राज्य द्वारा ई फाइलिंग उपभोक्ता शिकायत प्रणाली की शुरुआत की गई। तो इसे दिल्ली ने शुरू किया है। हाल ही में समाचार में नौवहन मंत्रालय ने एक मंच सरोद पोर्ट लॉन्च किया। या क्या है। तो यह विवाद निवारण मंच है। किस अरब राष्ट्र ने हाल ही में इजराइल के साथ अपने संबंध सामान्य कर दिए। तो यह राष्ट्र दूसरा राष्ट्र बना है बहरीन और पहला राष्ट्र था यूएई। किस राज्य ने स्टार्टअप 2.0 की शुरुआत की है। तो यह आईसीआईसीआई बैंक ने शुरुआत की है। थीएम यूएस ओपन के फाइनल में पहुंचने वाले किस देश के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। तो थीएम है ऑस्ट्रिया के खिलाड़ी। दोस्तों आज के करंट अफेयर्स के सेशन पर आगे बढ़ें इससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि यदि आप इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इसे हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इन वीडियोस की पीडीएफ केवल सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है। चलिए सबसे पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 14 सितंबर को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है हिंदी दिवस। 14 सितंबर को मनाया जाता है। आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों कि यह केवल भारतीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस के रूप में आप इसे नहीं बोल सकते हैं। 14 सितंबर को पूरे भारत में हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन देवनागरी लिपि में हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में बनाया गया था। वर्ष 1949 में 14 सितंबर को व्यवहार राजेंद्र सिन्हा ने 50वें जन्मदिन पर हिंदी को आधिकारिक रूप में मनाने अपनाया था। भारत में कुल मिलाकर 22 अनुसूचित भाषाएं हैं, जिनमें हिंदी और अंग्रेजी को आधिकारिक तौर पर संघ स्तर पर उपयोग में लाया जाता है। अगला प्रश्न, किस राज्य ने स्वच्छता कर्मचारियों के लिए गरिमा योजना शुरू की है। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है और इसे शुरू किया है ओडिशा ने, जो कि है स्वच्छता कर्मचारियों के लिए। ओडिशा सरकार ने स्वच्छता कर्मचारियों के लिए एक राज्यव्यापी कल्याणकारी योजना की शुरुआत की है ताकि उनकी सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित किया जा सके। यह स्वच्छता कर्मचारियों और उनके परिवारों को सामाजिक सुरक्षा और वित्तीय लाभ प्रदान करने के लिए मुख्य स्वच्छता सेवाओं की स्थापना और रखरखाव करेगा। इस योजना के तहत ओडिशा राज्य सरकार द्वारा लगभग 200 करोड़ रुपए के स्वच्छता कर्मचारियों और उनके परिवारों को ओडिशा राज्य में 1 लाख आबादी को कवर करने के लिए कई लाभ प्रदान किए जाएंगे। इस योजना का उद्देश्य स्वच्छता कर्मचारियों की आजीविका, सुरक्षा और सामाजिक सम्मान को बढ़ावा देना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस मंत्रालय ने क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज असेसमेंट फ्रेमवर्क लॉन्च किया है। तो इसे लॉन्च किया है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। आप सभी को पता होगा कि स्वच्छता अभियान भी आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा कराया जाता है। स्वच्छता और शहरी मामलों के मंत्रालय के स्वतंत्र प्रभार, आपको इनका भी नाम याद रखना है कि इनका स्वतंत्र प्रभार किनके पास है। तो यह है हरदीप सिंह पुरी के पास है, जिन्होंने क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज असेसमेंट फ्रेमवर्क का अनावरण किया है। इसका उद्देश्य निवेश के साथ साथ अपने कार्यों की योजना बनाते हुए कार्यान्वित करते हुए जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने की दिशा में शहरों के लिए एक सटीक रोड मैप तैयार करना है। यह भारत के शहरी नियोजन और विकास के लिए एक जलवायु संवेदनशील दृष्टिकोण विकसित करेगा और इसमें 5 श्रेणियों में कुल 28 संकेतक हैं, जैसे जल प्रबंधन, ऊर्जा और हरित भवन, गतिशील और वायु गुणवत्ता, अपशिष्ट प्रबंधन और शहरी नियोजन और ग्रीन कवर और जैव विविधता इसमें शामिल है। अगला प्रश्न,
किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने भारत का सबसे बड़ा पिगरी मिशन लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च किया है मेघालय ने। आइए जानते हैं इसके विषय में। मेघालय सरकार द्वारा 209 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय वाला भारत का सबसे बड़ा पिगरी मिशन लॉन्च किया गया है। इसे मेघालय पशुधन उन्नति सोसाइटी के तत्वाधान में और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम NCDC द्वारा वित्त पोषित किया गया है। इसका उद्देश्य 150 करोड़ रुपए के पोर्क के वार्षिक आयात को कम करना है और अगले 3 वर्षों में सुअर के मांस उत्पादन में मेघालय को आत्मनिर्भर बनाना है। राज्य में किसानों को ब्याज मुक्त ऋण भी प्रदान किया जाएगा। आइए बात कर लेते हैं मेघालय की। तो आप सभी को मेघालय के बारे में जानकारी होना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं मेघालय के पड़ोसी राज्यों की। तो मेघालय के पड़ोसी राज्यों में केवल इसका एकमात्र पड़ोसी राज्य असम है और चारों ओर से असम से यह घिरा हुआ है। 3 ओर से असम से घिरा हुआ है और एक ओर इसका पड़ोसी देश जो है वो बांग्लादेश है। आप सभी मैप में देख सकते हैं। साथ ही इसकी राजधानी शिलोंग को भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आपको ये पॉइंट हमेशा याद रखना है कि 3 तरफ से असम से घिरा हुआ है और चौथी तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। हाल ही में किस राज्य ने सजुब साथी परियोजना के लिए WSIS पुरस्कार जीता है? तो इसे जीता है पश्चिम बंगाल सरकार ने। पश्चिम बंगाल की 2 योजनाओं ने WSIS पुरस्कार जीता है। पश्चिम बंगाल सरकार ने कौशल विकास, आपको इनकी परियोजनाओं के नाम याद रखना है, तो कौशल विकास और छात्रों को साइकिल वितरण करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार की 2 योजनाओं को, जिसमें योजनाओं का नाम होगा उत्कर्ष बांग्ला और सुजब सत्ती, ने संयुक्त रूप से सूचना सोसाइटी WSIS पुरस्कारों को प्रतिष्ठित विश्व शिखर सम्मेलन में जीत लिया है। आइए आपको बताते हैं उत्कर्ष बंगला योजना के बारे में। तो यह योजना 400 से 1200 घंटों तक का निःशुल्क प्रशिक्षण देकर स्कूल छूटने वालों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देने के लिए बनाई गई थी। इस योजना के तहत लाभार्थियों को ड्राइविंग, टेलरिंग, टेलीविजन की मरम्मत और अन्य इलेक्ट्रिक उपकरणों, ब्यूटिशियन पाठ्यक्रम आदि का प्रशिक्षण दिया गया है। बताते हैं सुजब सत्ती योजना के बारे में। तो इस योजना का उद्देश्य छात्रों, विशेष रूप से लड़कियों को सशक्त बनाना और उच्च शिक्षा में ड्रॉप आउट को कम करना है। इस योजना के तहत कक्षा 9 से 12 तक के लक्षित छात्रों को 34.94 लाख साइकिलें पहले से ही खरीदे और वितरित किए जाते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार के बारे में बता दें तो इसकी राजधानी कोलकाता है। इसके मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है और यहाँ के राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी हैं। अगला प्रश्न, किस राज्य में लघु उद्योगों के सशक्तिकरण के लिए सिडबी के साथ साझेदारी की है? तो इसका सही उत्तर होगा साझेदारी की है राजस्थान सरकार ने। राजस्थान के उद्योग विभाग ने और सिडबी ने 12 सितंबर 2020 को साझेदारी की है। राज्य में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को वित्तीय, विपणन और तकनीकी और निर्यात सहायता प्रदान करना इसका उद्देश्य है। इस उद्देश्य के लिए उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए MSME अधिनियम में संशोधन भी किए गए हैं। यह 3 साल के लिए MSME व्यवसायों को सभी प्रकार की अनुमतियां और निरीक्षणों से मुक्त करेगा। सिंगल विंडो वन स्टॉप शॉप में आने से बड़े उद्योगों की स्थापना आसान हो जाएगी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में यूनिसेफ इंडिया ने बच्चों के अधिकार अभियान फॉर एवरी चाइल्ड के सेलिब्रिटी एडवोकेट के रूप में किसे चुना है? तो आप सभी को यह जानना चाहिए कि इसे चुना गया है आयुष्मान खुराना को। आयुष्मान खुराना और इन्हें यूनिसेफ में एडवोकेट सेलिब्रिटी के रूप में चुना गया है और यह अभियान का नाम है फॉर एवरी चाइल्ड। जानते हैं इसके विषय में। यूनिसेफ इंडिया ने आयुष्मान खुराना को बच्चों के अधिकार अभियान फॉर एवरी चाइल्ड के सेलिब्रिटी एडवोकेट के रूप में घोषित किया है। आयुष्मान खुराना बच्चों के खिलाफ हिंसा को खत्म करने की दिशा में यूनिसेफ का समर्थन करेंगे। यह भारत की इस पहल की दिशा में काम करेंगे और पूर्व फुटबॉल स्टार डेविड बेकहम की पहल में शामिल होंगे, जो वैश्विक स्तर पर इस अभियान पर काम करते हैं। अगला प्रश्न, यूके के किस देश के साथ अपना पहला मेजर पोस्ट ब्रेक्जिट समझौता किया है? तो इसका सही उत्तर होगा जापान के साथ यूके ने इस तरीके का समझौता किया हुआ है। ब्रिटेन ने जापान के साथ पहले बड़े पोस्ट ब्रेक्जिट समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते का उद्देश्य इन दोनों के बीच लगभग 15 बिलियन पाउंड का व्यापार बढ़ाना है। यह समझौता यूके की जीडीपी में 0.07% बढ़ा देगा। हालांकि यह यूरोपीय संघ के साथ लुप्त हुआ व्यापार का केवल एक हिस्सा है। इस समझौते के साथ जापान को निर्यात का 99% शुल्क मुक्त हो जाएगा। आप सभी को ब्रेक्जिट के बारे में भी जानना चाहिए। 2016 में ब्रिटेन में हुए जनमत संग्रह के बाद यूरोपीय संघ से यूनाइटेड किंगडम ने स्वयं को बाहर कर लिया था और इसे ही ब्रेक्जिट कहा जाता है। हाल ही में समाचार पत्रों में रहा पारिस्थितिकी खतरा रजिस्टर 2020 किसने तैयार किया है? तो इसे तैयार किया है अर्थव्यवस्था और शांति संस्थान, जिसे IEP कहा जाता है, जिसे इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा इसे तैयार किया गया है। इस रिपोर्ट का महत्व बताते हैं तो 31 देशों में रहने वाले 1.2 बिलियन लोगों की पारिस्थितिकी खतरों का सामना करने के लिए
पर्याप्त रूप से मजबूत है या नहीं, इसके लिए यह बनाया गया है। दुनिया में 40 सबसे कम शांतिपूर्ण देशों में से 19 देशों को सबसे अधिक खतरों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें भोजन की कमी, पानी और प्राकृतिक आपदाओं का अधिक से अधिक जोखिम शामिल है। जलवायु संकट और तेजी से जनसंख्या वृद्धि के कारण 2050 तक 1 बिलियन से अधिक लोग विस्थापित हो जाएंगे। आइए बताते हैं आईईपी के बारे में। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि आईईपी का मुख्यालय जो है सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में चीन ने दक्षिण रूस में होने वाले किस संयुक्त सैन्य अभ्यास में शामिल होने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर होगा कॉक्स 2020, जो कि हाल ही में रूस में होने वाला है। और आपको पता होगा कि भारत ने स्वयं को इस सैन्य अभ्यास से अलग कर लिया है। इसमें रूस, चाइना और पाकिस्तान सम्मिलित होने वाले हैं। पर्यावरण ऑडिट कराने और पर्यावरणीय मानकों का उल्लंघन करने के लिए किसने अमेजन और फ्लिपकार्ट से हर्जाना वसूलने की घोषणा की है? तो इसे वसूलने की घोषणा की है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में। आइए जानते हैं इसके बारे में। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को अमेजन और फ्लिपकार्ट से पर्यावरण ऑडिट कराने और पर्यावरणीय मानकों का उल्लंघन करने के लिए हर्जाना वसूलने की घोषणा की है। साथ ही अमेजन और फ्लिपकार्ट को आदेश दिया है कि वे आपूर्ति किए जाने वाले सामान की पैकेजिंग में अधिक प्लास्टिक का इस्तेमाल न करें। आइए बताते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में। तो इसकी स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के तहत की गई थी और इसकी स्थापना हुई थी 18 अक्टूबर 2010 को। एनजीटी की स्थापना के साथ ही भारत एक विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण स्पेशलाइज्ड एनवायरमेंट ट्रिब्यूनल स्थापित करने वाला दुनिया का तीसरा देश बन गया था और यह पहला विकासशील देश भी था जिसने इस तरीके की व्यवस्था की थी। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में इस तरीके के निकायों की स्थापना की गई है। एनजीटी की स्थापना का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संबंधी मुद्दों को तेजी से निपटारा करना, जिससे देश की अदालतों में लगे मुकदमों में बोझ को कम किया जा सके। एनजीटी का मुख्यालय दिल्ली में है और इसकी 4 क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में स्थित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में कोविड-19 का पता लगाने के लिए किस आईआईटी ने सेल्फ चेक कियोस्क विकसित किया है? तो इसका सही उत्तर होगा इसे विकसित किया है आईआईटी गुवाहाटी ने। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने देश के बैंकों में एक समान कंप्लायंस प्रैक्टिस लागू करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं? तो यह दिशा निर्देश जारी किए हैं भारतीय रिजर्व बैंक ने। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में देश के बैंकों को एक समान कंप्लायंस प्रैक्टिसेस लागू करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत बैंकों को बोर्ड द्वारा मंजूर कंप्लायंस पॉलिसी के लिए चीफ कंप्लायंस ऑफिसर की नियुक्ति करनी होगी। इस सीसीओ के पास बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं में कम से कम 15 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस संगठन ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीसी ट्रस्टिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च किया है मास्टर कार्ड ने। आइए बताते हैं आपको इसके बारे में। तो मास्टर कार्ड ने राष्ट्रीय डिजिटल मुद्राओं का मूल्यांकन और अन्वेषण करने के लिए केंद्रीय बैंकों के लिए एक आभासी परीक्षण प्लेटफॉर्म सेंट्रल बैंक डिजिटल मुद्राओं सीबीडीसी लॉन्च किया है। आइए बताते हैं इसके बारे में। तो संगठन ने केंद्रीय बैंकों, वाणिज्यिक बैंकों और तकनीकी और सलाहकार फर्मों को देश या क्षेत्र में सीबीडीसी की उपयुक्तता का मूल्यांकन करने के लिए आमंत्रित किया है। इस प्लेटफॉर्म का उपयोग करके बैंकों, वित्तीय सेवाओं प्रदाताओं और उपभोक्ताओं के बीच सीबीडीसी के जारी करने, वितरण और विनियमन के सिमुलेशन को सक्षम कर सकते हैं। मास्टर कार्ड के बारे में बता दें तो यह एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय वित्तीय सेवा निगम है जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में किसने कैश एडवांस नामक क्रेडिट सुविधा शुरू की है? तो इसे शुरू किया है रोजर पे ने। अगला प्रश्न, आईसीसी ने यूएई के कितने खिलाड़ियों को भ्रष्टाचार निरोधक संहिता में उल्लंघन के आरोप में निलंबित कर दिया है? तो हाल ही में 2 खिलाड़ियों को इसके लिए निलंबित कर दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने हाल ही में यूएई क्रिकेट टीम के 2 खिलाड़ियों आमिर हयात और अशफाक अहमद को भ्रष्टाचार निरोधक संहिता के उल्लंघन के आरोप में अस्थायी तौर पर निलंबित कर दिया है। इन दोनों खिलाड़ियों पर आईसीसी भ्रष्टाचार निरोधक संहिता के अनुच्छेद 2.1.3 के तहत पहला आरोप लगाया गया था। आप सभी को आईसीआईसी के मुख्यालय के बारे में भी पता होना चाहिए, तो इसका मुख्यालय दुबई में है। वर्ल्ड नंबर 9 जापान की नाओमी ओसाका ने बेलारूस की विक्टोरिया अजारेंका को हराकर कौन सी बार ग्रैंड स्लैम का खिताब जीत लिया है? तो यह नाओमी ओसाका का कौन सा ग्रैंड स्लैम होगा? तो यह होगा इनका तीसरा ग्रैंड स्लैम और इन्होंने हाल ही में यूएस ओपन को जीत लिया है। दोस्तों, जब भी इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं तो प्रश्न इस तरीके से पूछे जाते हैं कि पहला तो आपसे पूछा जाएगा कि तीसरी बार किसने जीता है, दूसरा पूछा जाएगा कि यूएस ओपन को किसने जीत लिया पहली ये एकल खिलाड़ियों में। साथ ही ये भी पूछा जा सकता है, कई बार यह भी पूछा गया है कि नाओमी ओसाका ने किस
खिलाड़ी को हराकर अपना जो ग्रैंड स्लैम, तीसरा ग्रैंड स्लैम जीता था या फिर यूएस ओपन को जीता था। तो आपको यहाँ पर हारने वाले खिलाड़ी का नाम भी याद रखना होगा कि ये बेलारूस के विक्टोरिया ओजेरेंका है। आइए बताते हैं इसके बारे में। वर्ल्ड नंबर 9 खिलाड़ी, पहले तो ये नंबर 9 खिलाड़ी हैं। जापान की नाओमी ओसाका ने बेलारूस की विक्टोरिया ओजेरेंका को हराकर तीसरी बार ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है। आपको पता होगा कि इससे पहले यह खिताब जनरली विलियम्स सिस्टर्स द्वारा जीता जाता था। जापान की नाओमी ओसाका ने अपने सबसे बेहतरीन खेल के दम पर इस साल यूएस ओपन महिला एकल चैंपियनशिप जीत ली है। साथ ही नाओमी ओसाका पहला सेट हारने के बाद 26 साल में, यह भी एक रिकॉर्ड इसके साथ बना हुआ है, नाओमी ओसाका पहला सेट हारने के बाद 26 साल में फाइनल जीतने वाली पहली खिलाड़ी बन गई है। इनका पहला सेट इन्होंने हार लिया था। आपको पता होगा कि इसमें 3 सेट होते हैं और 3 सेटों के आधार पर यहाँ पर मुकाबले के विजेता को चयन किया जाता है। तो इसमें ये पहला मुकाबला हार चुकी थी, पहला सेट हार चुकी थी और इन्होंने दूसरे दोनों सेट जीते हैं। नाओमी ओसाका को प्राइज मनी के तौर पर $3 मिलियन दिए जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय तेज गेंदबाज पर लगा 7 वर्ष का बैन खत्म कर दिया गया है? तो यह बैन हुआ है श्रीसंत पर खत्म। हाल ही में भारतीय तेज गेंदबाज एस श्रीसंत पर लगा 7 वर्ष का बैन खत्म हो गया है। पहले स्पॉट फिक्सिंग के मामले के आरोप में उन्हें लाइफ टाइम बैन लगा दिया गया था, लेकिन उसकी सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए 7 साल की सजा 7 साल तक इसे कर दिया था, ना कि लाइफ टाइम। और वर्ष 2013 में श्रीसंत के अलावा अजीत चंडीला और अंकित चौहान पर भी इसी तरीके के बैन लगाए गए थे। श्रीसंत ने भारत के लिए 27 टेस्ट, 53 वनडे और 10 T20 मैच खेले हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने युवाओं के प्रशिक्षण के लिए यूआईपेट के साथ समझौता किया है? तो यह समझौता किया है आंध्र प्रदेश सरकार ने। दोस्तों, सितंबर महीने के कुछ महत्वपूर्ण दिवसों का अभ्यास कर लेते हैं। तो सबसे पहले राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 1 सितंबर से 7 सितंबर तक मनाया गया। 2 सितंबर को जापान पर विजय दिवस और विश्व नारियल दिवस मनाया गया। 3 सितंबर को गगनचुंबी दिवस। 5 सितंबर को चैरिटी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस और शिक्षक दिवस मनाया गया। 7 सितंबर को ब्राजील का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस और इसी प्रकार भौतिक चिकित्सा दिवस मनाया गया। 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया गया। 14 सितंबर को विश्व प्राथमिकी चिकित्सा दिवस, जो कि सेकंड सैटरडे को होता है जनरली, ये मनाया गया, जो कि इस बार 12 सितंबर को मनाया गया है। और 14 सितंबर को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 15 सितंबर अभियंता दिवस भारत में मनाया जाएगा इंजीनियर्स डे के रूप में, और 15 सितंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के रूप में भी मनाया जाएगा। इसके अतिरिक्त 16 सितंबर को मलेरिया दिवस और विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 19 सितंबर इंटरनेशनल टॉक लाइक अ पायरेट डे के रूप में मनाया जाएगा। 21 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, आपको यह याद रखना होगा। 21 सितंबर को ही विश्व अल्जाइमर दिवस के रूप में मनाया जाता है। 22 सितंबर रोज डे। 26 सितंबर को यूरोपीय भाषा दिवस, विश्व गर्भ निरोधक दिवस और विश्व समुद्री दिवस मनाया जाता है। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस और 29 सितंबर को विश्व हार्ट डे मनाया जाता है। और इसी प्रकार 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। दोस्तों, इस प्रकार हमारे आज के करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आप सभी के लिए आज का प्रश्न, हाल ही में डाक विभाग ने डाक योजनाओं की 100% ग्रामीण कवरेज सुनिश्चित करने के लिए कौन सी योजना की शुरुआत की है? आप सभी को अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में देने हैं। आई होप कि आप सभी को हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। यदि आप सभी को हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया है तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं अपने अन्य दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आप इस वीडियो की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इसे हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।